दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको कोई गलती ना होने पर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस केस को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और हो सके तो इसे इतना शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो में एक बेहद जरूरी सीख, एक मैसेज है जो सब तक पहुंचना जरूरी है। 25 जुलाई 2024 नवी मुंबई का उरण तालुका। 25 जुलाई की रात सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यशस्वी शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने उरण पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेलापुर में एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब करती है और हर दिन की तरह ये 25 जुलाई को भी ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उस दिन हाफ डे लेकर घर वापस आ गई और फिर दोपहर को अपने कुछ दोस्तों से मिलने का बोलकर घर से निकली थी। लेकिन जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मगर टेंशन की वजह से उन्होंने यशस्वी के दोस्तों से भी पूछा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस दिन उनमें से किसी से भी यशस्वी की मुलाकात नहीं हुई थी। माँ बाप की घबराहट बढ़ते जा रही थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले उनकी बेटी जब भी घर लौटने में लेट होती तो घर पर कॉल कर इन्फॉर्म कर देती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के यशस्वी के पिता की कंप्लेंट दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस को यशस्वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। गुजरते वक्त के साथ माँ बाप की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच देर रात 2:20 पर उरण पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आता है। फोन करने वाला शख्स उन्हें बताता है कि कोट नाका के सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें खून से लथपथ एक लड़की की बॉडी मिली है। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कूड़े के ढेर के बीच एक लड़की की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उस लड़की की पूरी बॉडी पर हथियार से वार किए गए थे और चेहरे को इस कदर कुचला गया था कि पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस ने फौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मे भी ये बॉडी यशस्वी की हो, लेकिन फेस इतना डैमेज हो जाने की वजह से पुलिस के लिए ये पहचान कर पाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को हॉस्पिटल आकर बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उन्हें कभी ऐसा दिन देखना पड़े। डर और घबराहट के साथ दिल के कोने में एक आस लिए सुरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, ये मिन्नत करते हुए कि ये उनकी बेटी ना हो। लेकिन जिस अनहोनी का डर उन्हें सता रहा था वो ना चाहते हुए भी सच हो गई। डेड बॉडी पर मिले फटे हुए कपड़े और कुछ सामानों से ये बात साबित हो गई थी कि ये डेड बॉडी असल में यशस्वी की ही है। 25 जुलाई की दोपहर को जिस बेटी को उन्होंने आखिरी बार घर से जाते देखा था वो अब उनके सामने बेजान पड़ी हुई थी। ऐसे केसेस में एक माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोना ही सिर्फ दर्दनाक नहीं होता, बल्कि ये ख्याल और भी ज्यादा तकलीफ देता है कि अपने आखिरी वक्त में उनका बच्चा कितने दर्द से गुजरा होगा। और इस केस में भी आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट माँ बाप के लिए जिंदगी भर का दर्द दे गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशस्वी पर चाकू से पूरी बॉडी, यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई बार वार किया गया था और जब कातिल का इतने से मन नहीं भरा तो उसने चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया। इसलिए अब सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर किसे यशस्वी से इतनी नफरत थी और ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। अक्सर मैक्सिमम क्राइम में पास्ट के किसी न किसी इंसिडेंट का कोई न कोई कनेक्शन होता ही है। इसलिए पुलिस ने यशस्वी के पेरेंट्स से पूछा कि क्या उनकी किसी से अनबन या दुश्मनी थी। रिसेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज से 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे में घर वालों ने पुलिस को बताना शुरू किया। ये बात है साल 2019 की। उनके ही इलाके में रहने वाला एक लड़का जो कि पेशे से बस कंडक्टर था, यशस्वी का स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त पीछा करता था और उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपनी बेटी यशस्वी से बात करते देखा। उस वक्त वो नाबालिग थी और वो लड़का लगभग 30 साल का था और उस लड़के का नाम था दाऊद शेख, जिसे यशस्वी के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया था। अब पुलिस की एक टीम दाऊद का रिकॉर्ड निकलवाती है तो वहीं दूसरी टीम यशस्वी के फोन की लास्ट लोकेशन और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग जाती है। इसी बीच कोर्ट से मिली इन्फॉर्मेशन से पुलिस को पता चला कि दाऊद सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बेल पर बाहर आ गया था। लेकिन इस बारे में यशस्वी के परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं थी और न ही इन 5 सालों में उन्होंने उसे कभी दोबारा देखा था। उधर नवी मुंबई पुलिस की दूसरी टीम ने उरण इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालना शुरू किया। कई घंटों की फुटेजेस को देखने के बाद फाइनली पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें 25 जुलाई की दोपहर 2:14 पर यशस्वी हाथ में अम्ब्रेला लिए किसी से फोन पर बात करते हुए रास्ते से गुजरते नजर आ रही थी। लेकिन ठीक 8 मिनट बाद पुलिस को उसी रास्ते से एक शख्स यशस्वी का पीछा करते नजर आया और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था। इतने सालों बाद दाऊद का यशस्वी से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए जब पुलिस ने यशस्वी के दोस्तों से पूछताछ शुरू की तो उनमें से उनकी एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यानी यशस्वी के गायब होने के ठीक एक दिन पहले उसके पास यशस्वी का कॉल आया जिसमें उसने बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है जिससे वो मिलना नहीं चाहती और उससे डर भी लग रहा है, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते जाना पड़ेगा। उसकी दोस्त ने यशस्वी को जाने से मना
किया और ये भी बोला कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार है। लेकिन यशस्वी अकेले ही उससे मिलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली यशस्वी के उस दोस्त को न ही उस लड़के का नाम पता था और न ही मिलने की जगह और न ही वो मजबूरी की वजह। अब इन अनसुलझे सवालों को खोजने के लिए पुलिस ने यशस्वी की कॉल डिटेल्स निकलवाई और यही से इस केस की नई परतें खुलना शुरू हो गई। न सिर्फ इस केस का सच सामने आने वाला था बल्कि यशस्वी के झूठ का भी खुलासा होने वाला था। यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर सामने आए जिनसे यशस्वी की सबसे ज्यादा बात हुई थी। अब हैरानी की बात ये थी कि उनमें से एक नंबर उसी दाऊद शेख का था जिसे यशस्वी का पीछा और छेड़खानी करने के केस में जेल भेज दिया गया था। वहीं दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के शख्स का था। पुलिस बिना समय गवाए मोहसिन को उठा ले गई और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। मोहसिन और दाऊद दोस्त थे। जब यशस्वी झगड़ा होने पर दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती तो दाऊद अपने दोस्त के फोन से उसे कॉल किया करता और इसी वजह से मोहसिन का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में आ गया था। मोहसिन को दाऊद से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन पता थी उसने पुलिस से शेयर कर दी। पुलिस को अब समझ में आ गया था कि दाऊद ही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमों ने दाऊद की खोज शुरू कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग दाऊद बाय ट्रेन उरन से सीबीडी बेलापुर स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से भी ट्रेन से पनवेल निकल गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त को कॉल करके कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और फिर एटीएम से पैसे निकालने के बाद बस पकड़ के कर्नाटका में गुलबर्गा के पास अपने गाँव निकल गया जहाँ उसकी दादी रहती थी। वो कुछ दिन अपनी दादी के पास रुका, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके फोन के थ्रू पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर अपनी दादी के पास ही छोड़ के वो वहाँ से पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि जब मोबाइल फोन से लोकेशन का पता नहीं चल पाता तो पुलिस अपने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करती है जो टेक्नोलॉजी के पहले से कारगर है और इसे कहते हैं मुखबिर यानी इन्फॉर्मर्स। इन्हीं मुखबिरों की हेल्प से नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को ट्रैक किया। दाऊद अपने गाँव के पास के पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन इसके बावजूद 30 जुलाई 2024 को सुबह 5 बजे दाऊद को शाहपुर कर्नाटका की एक पहाड़ी से अरेस्ट कर लिया गया। दाऊद ने इसके बाद पुलिस के सामने जो खुलासे किए उससे इस केस को एक नया एंगल मिल गया। 2019 में जेल से 1.5 महीने बाद बाहर आने पर दाऊद का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो 45 दिनों तक बेड पर था और फिर मुंबई से कर्नाटका लौट गया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि यशस्वी और वो एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और जेल से निकलने के बाद दोनों में दोबारा बातचीत शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब दाऊद की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तो ये बात सच साबित हुई। यशस्वी दाऊद से घंटों फोन पर बात किया करती थी। इतना ही नहीं, उसकी चेस्ट पर दाऊद के नाम की टैटू भी पुलिस को मिला था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यशस्वी से शादी करके अपने साथ कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यशस्वी इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके हर बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर शादी का प्रेशर डाल रहा था। दाऊद 22 जुलाई को यशस्वी से मिलने कर्नाटका से उड़न के लिए निकला। दाऊद के मुताबिक दोनों 23 और 24 जुलाई को मिले भी थे, लेकिन यशस्वी ने दाऊद की शादी करने की जबरदस्ती के चलते उसे आगे से मिलने से मना कर दिया। मगर यशस्वी को नहीं पता था कि ये बात उसकी डेट ट्रैप में बदलने वाली थी, क्योंकि उसके प्राइवेट फोटोज दाऊद के पास थी और इन्हीं फोटोज को लीक करने की धमकी देकर वो उसे मिलने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। इनफैक्ट उसे डराने के लिए 24 जुलाई की शाम वो प्राइवेट फोटोज फेसबुक पर अपलोड करके डिलीट भी कर दी। दाऊद के ऐसा करने पर यशस्वी ना चाहते हुए भी उससे मिलने को राजी हो गई। हालांकि उसके दिल में एक डर सा था जिसका जिक्र उसने अपनी दोस्त से भी किया था। अगले दिन यानी 25 जुलाई 2024 की दोपहर यशस्वी घर पर दोस्त से मिलने का बहाना करके दाऊद से मिलने जूहीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे अंदाजा नहीं था कि आज घर से निकले उसके कदम वापस नहीं लौट पाएंगे। जैसा मैंने बताया, दोनों के बीच उन्हीं बातों को लेकर बहस छिड़ गई। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने उस पर हमला कर दिया। धारदार चाकू से उस पर वार करने लगा। वो पहले से ही इसका इरादा करके आया था, इसलिए उसने न सिर्फ मिलने के लिए एक सुनसान जगह चुनी बल्कि ऑलरेडी 2 चाकू खरीद कर लाया था। आंखों में खून इस कदर सवार था कि वो जान चली जाने के बावजूद उस पर लगातार हमला करता रहा, यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा। और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो भारी पत्थर से सर कुचलकर वो वहाँ से फरार हो गया। फिलहाल दाऊद तो जेल में सड़ रहा है और आगे कोई भी फैसला आना अभी बाकी है, मगर इस केस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हमें पता चली जो कई सवाल और बहुत जरूरी मैसेज छोड़ जाते हैं। इस घटना से 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2024 को कोर्ट ने दाऊद के 2019 के पॉक्सो एक्ट केस की कोर्ट हियरिंग में न पहुंचने के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया था। यानी अगर उसी दौरान 5 दिन पहले दाऊद को अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। यशस्वी के माता पिता को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है और उसका दाऊद से अफेयर, उससे मिलना जुलना, उसका टैटू बनवाना, किसी भी बात की कोई भी खबर नहीं थी। और आजकल ऐसा बहुत से घरों में होते देखा जा सकता है, जिसे देखकर ये लगता है या तो वो माँ बाप अपने बच्चों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं या फिर बच्चे कुछ ज्यादा ही होशियार होते जा रहे हैं। एनीवेज गाइस, मैं उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो किसी भी इमोशन
रिलेशन या प्रेशर में आकर अपनी प्राइवेट फोटोज शेयर कर देती है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए, और अगर कोई डरा धमका कर प्रेशर डाले तो अपने पेरेंट्स या फिर पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो। और अगर कोई रिलेशनशिप में आपको अपनी बात मनवाना चाहता है तो हमेशा याद रखना कि जिसे सच में आपसे प्यार होगा वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, और जो ऐसा करने को कहेगा तो समझ जाओ उसे कभी आपसे प्यार नहीं था। तो दोस्तों ये थी यशस्वी शिंदे की कहानी। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है विनय, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्राइम स्टोरी में। तब तक सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।